अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई और दीगर एसीरान की रिहाई समेत दीगर मुतालबात के लिए एहतजाज करने का किया था। ताहम अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा से बाहर कोई जलसा करने की या एहतजाज करने की इजाजत नहीं मिल सकी। तहरीक इंसाफ अब 5 अगस्त को सवाबी में जलसा करने जा रही है। 1 साल होने जा रहा है इमरान खान की गिरफ्तारी को। पीटीआई ने कई बार इस्लामाबाद में एहतजाज करने की कोशिश की उनकी रिहाई के लिए, ताहम इसमें कामयाब नहीं हो सकी। गुज़िश्ता दिनों ज़िले इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दी थी। ताहम पीटीआई ने 13 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे के लिए ज़िले इंतजामिया को दरखास्त दी है। पीटीआई अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान भी कर चुकी है, लेकिन पार्टी के अपने अंदर बड़े मसाइल नजर आ रहे हैं। आज शेर अफजल मरवत की पार्टी की बुनियादी रुकनियत मनसूखी के मामले पर तहरीक इंसाफ की क़यादत में इख्तलाफात सामने आ गए। पीटीआई के कायम मकाम सेक्रेटरी इतलात शोएब शाहीन का कहना था कि शेर अफजल मरवत को बानी चेयरमैन की हिदायत पर निकाला गया है, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बतौर पार्टी चेयरमैन शेर अफजल मरवत या किसी और को भी पार्टी से नहीं निकालूंगा। शेर अफजल मरवत बानी पीटीआई के वफादार तरीन साथियों में से एक हैं। उनकी बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन मेरे इल्म में नहीं। आज इमरान खान ने भी सहाफियों के साथ गुफ्तगू में जो मुज़ाकरात वाली बात थी उस पर यह कहा कि जो भी मुज़ाकरात होंगे एस्टैब्लिशमेंट से, फौज से, वो आइन के दायरे कार में रहकर होंगे। और उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकजई को भी मैंने सियासी जमातों से बातचीत का कहा था। ये जो मामलात हैं इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली आतिफ खान साहब इस वक्त हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि अब सवाबी में तो आप जलसा करने जा रहे हैं, लेकिन क्या खैबर पख्तूनख्वा से बाहर जलसा करने में पार्टी को मसला है, नहीं कर पा रही पार्टी? बहुत शुक्रिया। उसमें देखें, सिंपल सी बात तो यह है कि तकरीबन 1.5 साल हो गया है और पंजाब में जो अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा हुआ है, सिंपल मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि जिस ज़िले में जलसे की, जुलूस की या एहतजाज की कॉल दी जाती है, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले वहाँ की सारे MNAs MPs तो छोड़ें, उसके यूनियन काउंसिल के हमारे वर्कर्स को उठा लिया जाता है। कंटिन्यूसली एंटी करप्शन डिपार्टमेंट अभी भी वहां पे लोगों के ऊपर केसेस कर रहा है। वो तो छोड़ें, शेख वकास साहब के उनके ऊपर जो हैं या अभी नए बने हैं, उनकी वालदा के ऊपर अभी एंटी करप्शन ने केसेस बनाए हैं नए। इसी तरह हमारे MNA साहब हैं, इम्तियाज साहब, उनको गिरफ्तार किया गया। फिर अजीब ड्रामाई अंदाज में कि लोग आए और पुलिस की गाड़ी पे फायरिंग की और उनको गायब कर दिया गया। मतलब ये बहुत सीरियस चीज़ें हैं। अब इन हालात में बताएं कि क्या जमहूरियत है या इसमें कोई जलसे हो सकते हैं? बाकी कोई भी पार्टी, ये भी जमात इस्लामी पिंडी में कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बंद करें, लेकिन पीटीआई को ना जलसा ना जुलूस किसी जगह पे होता है। ये तो हुकूमत से इजाजत लेकर तो अपोजिशन को हमने एहतजाज पाकिस्तान के हद तक बहुत कम देखा है। जमात इस्लामी ने एहतजाज करना था वो आ गए, TLP ने उससे पहले एहतजाज करना था वो भी जो है वो पहुंच गए। तो अपोजिशन जमातें तो इसी तरह से पाकिस्तान के सियासी कल्चर में यही बात है कि थोड़ी मार कुटाई होती है, वो पहुंचने हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, तो हुकूमत तो रोकने की कोशिश करेगी। तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी कोई जलसा नहीं कर पाएगी। बात आपकी इन अ वे ठीक है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, क्योंकि इमरान खान साहब का अगर आप 28 साल का जो भी पॉलिटिकल करियर देख लें, उन्होंने कभी वायलेंस का नहीं कहा। और हमेशा से हमें बहुत अरसे से वही कहते थे कि हमारे जलसों में चूंकि पढ़े लिखे लोग आते हैं, फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, तो इस वजह से वायलेंस की तरफ नहीं जाना, क्योंकि फिर जाहिर बात है कि फिर लोग जब लाठियां और गोलियां चलती हैं तो फिर आवाम उसमें नहीं आती है। वर्कर तो पहुंच जाता है लेकिन आवाम नहीं आती। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। लेकिन अगर जिस तरह भी इस्लामाबाद का जलसा आखिरी वक्त पे रात को कैंसिल कर दिया गया, फिर अभी हम इंशाल्लाह डेट देंगे अभी 13 की, तो फिर अगर वो कैंसिल भी करेंगे तो मजबूरन फिर हमें करना पड़ेगा। कि पाकिस्तान एक ही जमात है जो इन चीजों की एक्सपर्ट है। पाकिस्तान की सियासत में धरना देने की, मार्चेस की, आप लोगों ने इस्लामाबाद की तरफ भी मार्चेस किए हैं, बेशुमार मार्चेस किए हैं, बिल्कुल जलसे जो है वो तो मतलब जो है वो 2-2 दिन के नोटिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे करती थी। तो ये तो आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए? मुश्किल नहीं है अभी भी। लेकिन देखें, इसमें मैं सिर्फ आपको वजह ये बता रहा हूं, इस्लामाबाद में और पंजाब में
जो कि एक जगह पे महारानी बैठी हुई हैं, मरियम नवाज साहिबा, वो इतनी ज्यादा मतलब पीटीआई से, हालांकि मतलब हम भी हुकूमत में रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट में, इसी पीपल्स पार्टी ने महंगाई के खिलाफ मार्च किया, मरियम नवाज ने कितने जलसे किए, हमने तो नहीं रोके, मीनार पाकिस्तान पे किए, उन्होंने पूरा मार्च किया, JUI ने किया, हमने तो नहीं रोके। अगर देखें आप, ये पॉलिटिकल स्पेस खत्म कर देते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं फायरवॉल लगा रहे हैं, लोगों को बोलने से मना कर रहे हैं, शायरों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर रहे हैं, इमरान रियाज को एहराम में पकड़ के ले गए, तो मतलब ये किस किस्म का माहौल होगा, किस किस्म का मुल्क होगा। आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ पे जो है वो ज्यादा सख्ती है, लेकिन मुझे बताइए ये जो मुज़ाकरात वाली बात है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ चेंज किया है? क्योंकि एक तरफ तो ये भी है कि पहले फौज की और इस्टेब्लिशमेंट की इस कदर मुखालफत, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि भाई इनसे बात भी कर लेते हैं, नुमाइंदा आप मुकर्रर करें। आज खान साहब ने कहा जो भी होगा आइन के दायरे के अंदर जो है वो रह के करेगा, लेकिन हुकूमत का इस पर कहना है, ये देखें एक सियासी जमात और किसी फौज के दरमियान कैसे बात हो सकती है? इसका थोड़ा सा डिफरेंस आप जरा समझ लें। आपको मैं सिर्फ ये बता दूं, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब शुरू दिन से, आप साल डेढ़ साल पहले भी उनके अगर तकरीरें देख लें, उनके बयानात देख लें, वही कहते थे कि मेरी फौज है, मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। ठीक, अब फौज से ना इमरान खान साहब लड़ना चाहते हैं, ना लड़ सकते हैं, ना हम एज ए पार्टी ना हम लड़ना चाहते हैं, ना हम लड़ सकते हैं, ना हमें लड़ना चाहिए। ठीक, अब जिस हालात में हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं या मुल्क जिस हालात में पहुंच गया है, मतलब एक तो किताबी बातें होती है ना, और एक होती है प्रैक्टिकल रियलिटीज ऑफ लाइफ। प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि जिस वजीर आजम को ये इख्तियार नहीं है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर अपना लगाए, जिस वजीर आजम को ये इख्तियार नहीं है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर अपना लगाए, उनसे बातचीत करके आप क्या करेंगे? मतलब बातचीत तो उन लोगों से आप करें जिनके पास कोई इख्तियार होता है ना, और बातचीत भी हम अगर एस्टैब्लिशमेंट से हो या बाकी पॉलिटिकल पार्टी से हो, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि जी हमें कोई NRO दे दें, हमें कोई डील कर दें। सिर्फ सिंपल सी ये बात है कि जो इलेक्शन में धांधली हुई है उसके खिलाफ एक क्लियर कट, एक प्रॉपर तरीके से जुडिशियल कमीशन बने। और जो धांधली हुई है, जो मेरिट पे डाका डाला गया है, आपकी मुलाकात बड़े तवातुर के साथ खान साहब से हो रही है, मैं ये जानना चाहता हूं कि उनके जहन में क्या है, क्योंकि वो साफियों से भी आज भी उन्होंने गुफ्तगू की, वो कह तो रहे हैं अपनी उस बयान पर भी जो है वो कायम है, किस तरह से बातचीत करना चाहते हैं? आइन के दायरा इख्तियार में ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये हमें मालूम है पाकिस्तान की सियासत में ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट से सियासी जमातों की मुलाकातें हों या राब्ते हों, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करने हैं तो वो क्या, उनके ज़हन में क्या है, किस बात पर जो है वो होंगे? क्या 9 मई से वो रिलेटेड बात होगी उनसे, या फिर जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड होगी? ये को थोड़ा सा जरा क्लियर करें, क्योंकि इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। उसमें जो बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात वो तो ये है कि वो अपने आईनी दायरे इख्तियार जो उनका है या दायरे कार जो उनका है उसके अंदर वापस चले जाए। अच्छा, फौज जो है वो, देखिए सिंपल सी बात है, फौज पे क्रिटिसिज्म तब आता है या एतराज तब आता है जब वो पॉलिटिकल रोल में आते हैं। ठीक, अगर DGI SPR पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे तो उसके ऊपर एतराज नहीं आएगा। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करके एतराज करेगा उसके ऊपर जरूर एतराज आएगा। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ की जो तनकीद थी वो फौज के ऊपर थी, लेकिन फिर आप साथ ये भी कहते हैं कि हुकूमत है जो कि फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़ाना चाहती है। देखिए, अब ये ये कंफ्यूजन हो जाती है। ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं। देखिए, अब मुस्लिम लीग नून कंधा यूज कर रही है एस्टैब्लिशमेंट का, क्योंकि खुद तो आपको पता है कि उनका इलेक्शन में क्या हाल है, या अभी अगर उनसे ये आप वेंटिलेटर हटा दें, 17 सीटों की तो उनकी हुकूमत है, वो कैसे चलेगी? अब इसको यूटिलाइज करके कि जो फौज और PTI के दरमियान इख्तिलाफात को, या जो भी कह लें, इख्तिलाफात कह लें, गलतफहमियां कह लें, जो भी है, उसको बढ़ाना चाहते हैं ताकि अपने इक़्तिदार को तूल दे सकें। अच्छा। हम ये चाहते हैं, तो वो आप कह रहे हैं कि वो इसका फायदा उठा रहे हैं? बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि फौज को पॉलिटिक्स से पीछे हटना चाहिए। देखिए, ये PTI के लिए नहीं,
ये अगर इंटरफेरेंस होगी पॉलिटिक्स में तो ना ये फौज के लिए अच्छा है, ना ये इस मुल्क के लिए अच्छा है, ना ये जमहूरियत के लिए। तो सारी जमातें कहती थी, देखिए मियां साहब ने जो बयानिया दिया था वोट को इज्जत दो का, वो भी उस वक्त यही बातें कर रहे थे। पीपल्स पार्टी से अगर पूछा जाए तो बिलावल भुट्टो भी जो है वो यही बात करते हैं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही बात कर रही है। तो ये क्या फिर तीनों जमातों के दरमियान ये कोई कदर मुश्तरक है, या अब तीनों जमातें इस सोच पर आ गई हैं कि वाकई अगर कोई किरदार है तो वो खत्म होना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा, देखें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो हमारी तो पहली दफा में इक्तदार में रहे जी, और अभी हमारे साथ जो हो रहा है इन लोगों के साथ तो कई दफा हुआ है। इन लोगों को तो बहुत ज्यादा, और हमें ये कहते हैं कि जी आप ना समझ हैं, आप अंडर 19 हैं और आप पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। इनमें अगर पॉलिटिकल मैच्योरिटी है तो इनको तो ये चीज बहुत पहले समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन अवामी सपोर्ट नहीं है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि अगर ये सपोर्ट भी हम ना ले तो कहां जाएंगे। उन्होंने इसी सपोर्ट की बेस पे अपने केसेस माफ कराए हैं, सब कुछ किया है। अच्छा, ये शेर अफजल मरवत का क्या मामला है? ये जो है देखिए उसमें सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, उन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को सपोर्ट किया, जलसे लीड किए, धरने लीड किए, सब कुछ किया, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा था। अच्छा, खुसूसन जब उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से स्टेटमेंट दिया। अच्छा, तो कई दफा मतलब पार्टी सीनियर्स के साथ भी काफी मसले मसाइल आते थे, काफी दफा उनको बताया भी गया, लेकिन बहरहाल बदकिस्मती है वो उस चीज पे पूरा नहीं उतरे हैं। अच्छा। और फिर फाइनली मतलब आप समझ रहे हैं कि शायद वो बयान जो है वो वजह बना है, वो भी इम्पोर्टेंट। देखें अगर आप सऊदी अरब जैसे मुल्क के बारे में ऐसी स्टेटमेंट देंगे जो कि पार्टी की स्टेटमेंट नहीं है, ना इमरान खान की स्टेटमेंट है, वो अगर आप देंगे और एक पॉलिटिकल सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर और सऊदी अरब जैसा मुल्क, उसके साथ आप ताल्लुकात आपकी स्टेटमेंट की वजह से खराब होते हैं, तो ये तो कोई पार्टी के लिए कोई। अब ये तकरीबन 1 साल हो गया है पार्टी जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी जो है उसको पार्टी उनके बगैर जो है वो चल रही है। क्या ये मुश्किल पेश आ रही है तंजीमी मामलात चलाने में? एक पार्टी के वो लोग हैं जो उनकी गिरफ्तारी के बाद पार्टी का फेस बने, और एक वो लोग हैं जो 9 मई के बाद, जाहिर बात है आप जैसे जो लोग जो पहले से पार्टी का हिस्सा थे वो थे। तो क्या दोनों ग्रुप्स के दरमियान को पार्टी को चलाने में कोई इख्तलाफ है या इख्तलाफ अप्रोच का फर्क है? कम्युनिकेशन गैप है। अच्छा। क्योंकि हमारी पार्टी उस तरह जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी होती है, उस तरह से बदकिस्मती से नहीं बन सकी, और डायनेस्टी भी नहीं है। बाकी पार्टियों का तो ये कि नवाज शरीफ साहब नहीं होते हैं तो शहबाज शरीफ साहब पहुंच जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब नहीं होते तो हमजा पहुंच जाते हैं, हमजा नहीं होते तो मरीम नवाज पहुंच जाती हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी है। तो हमारी तो डायनेस्टी वाली, अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज तो नहीं है, लेकिन हमने उस तरह से ग्रो भी नहीं किया कि पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी हो जाए और उसमें पर्सनालिटीज ना मैटर करें, कोई आए कोई जाए और सिस्टम बन जाए। वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे कि वो बन जाए। उसकी वजह से थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन जो गैप आता है खान साहब के साथ, सामने होते थे खान साहब, मसले आते थे, उसी वक्त लोग मिलके अपनी बात कहते थे, ठीक या गलत जो भी राय होती थी। अभी मुश्किल है क्योंकि जेल में हफ्ते में एक दफा मुलाकात उनको करने की जाती है, वो भी सिर्फ 6 लोगों से। और मतलब एक चीज का अफसोस है कि खान साहब ने भी जब ये लास्ट टाइम भी अभी थर्सडे को मैं मिला, उस वक्त भी उन्होंने यही कहा कि बच्चों से उनकी बात नहीं करवाई जाती फोन पे, मतलब कभी 2 महीने बाद बेटे जो हैं। तो हालांकि हफ्ते में एक दफा कैदियों को घर पे कॉल करने की इजाजत होती है, और उनको कभी महीना कभी 2 महीना। तो मतलब ये मैं सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की वजह से कह रहा हूँ कि मतलब इतना लोगों के लिए मिलना और अपनी राय देना, तो उसकी वजह से बाज़ों का डिसीजन में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्राउंड पे सपोर्ट है पॉलिटिकल पार्टी की, इमरान खान की स्टैंड की वजह से, दूसरा जो इनके अपने हालात हैं हुकूमती हालात की, महंगाई की वजह से, मतलब आप जिस बंदे से भी पूछ लें, आपका यहाँ का स्टाफ है
उनकी बेचारों की अगर 40,000 तनख्वाह है तो 50,000 बिल आया हुआ है, 50,000 तनख्वाह है तो 70,000। जैसे ये लोग सिर्फ उसके लिए तो आप कह रहे हैं कि पार्टी की जो सपोर्ट है वो जो है वो इंटैक्ट है, बिल्कुल ज्यादा हो गई है। मैं समझता हूं कि इस वक्त इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त से ज्यादा इस वक्त पीटीआई पॉपुलर पार्टी बन गई है। बहुत शुक्रिया आतिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रावलपिंडी के लियाकत चौक पर जमात इस्लामी के एहतजाजी धरने का आज नवा रोज और आज के साथ किए गए मुआहदों, बिजली बिल्स में बेजा टैक्सेस, पेट्रोल की भारी कीमतों और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स समेत जमात इस्लामी के दीगर जो अवामी मुतालबात हैं उन पर अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। इस दौरान जमात इस्लामी की जानिब से हुकूमत को 10 नुकाती मुतालबात भी दिए जा चुके हैं, जबकि हुकूमती टीम के साथ उनके 2 मुज़ाकराती दौर भी हो चुके हैं। ताहम फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने अगर मुतालबात ना माने तो फिर जमात इस्लामी की जानिब से डी चौक की तरफ मार्च का ऐलान भी किया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बिजली के बिलों के मामले को सियासी रंग ना दिया जाए, इस पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है और जो लोग आज धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि हुकूमत के अपने IPPs का कोई इशू नहीं, चीन वो वाहिद मुल्क है जिसने CPEC के जरिए बिजली के शोबे में सरमायाकारी की, पाकिस्तान में बिजली की कमी को पूरा करने में मदद की। इस मंसूबे के तहत LNG के प्लांट्स भी लगाए गए जो कि सस्ते तरीन थे, इसलिए किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पावर सेक्टर और FBR ये वो 2 इदारे हैं जिनको ठीक करने में कामयाब हो गए तो हमारी नाव किनारे लग जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पावर सेक्टर और FBR को हम जरूर ठीक करेंगे। अब ये जो हुकूमत की मौशी तरजीहात हैं और ख़ास तौर पर ये जो IPPs का मामला है, बिजली के बिलों का जो इशू है, क्या ये वाकई जो है वो हुकूमत इस पर कुछ कर सकती है या कुछ इक़दाम जो है वो उठा सकती है? और दूसरा ये जो FBR के भी बहुत सारे मामलात हैं जिनको लेकर इस वक्त जो है वो बहस हो रही है। सलीम मांडवीवाला साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सलीम मांडवीवाला साहब, उनसे इस हवाले से जरा बात करते हैं। मांडवीवाला साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये जो IPPs का मामला है जिसको लेकर एक धरना भी जो है वो चल रहा है, आपके ख्याल में क्या हुकूमत के पास इसमें कोई ऑप्शन है? क्योंकि जमात इस्लामी तो कह रही है और ये जो बहस भी चल रही है कि भाई बिजली जो है वो सस्ती करने का एक ही तरीका है कि IPPs के साथ जो मुआहदे हैं उनको रिव्यू किया जाए। देखें रहमान साहब, ये आइसोलेशन में आप जो बिजली का मसला है ना वो हल नहीं कर सकते। ये ओवरऑल एनर्जी सेक्टर है ना, उसमें कॉम्प्लिकेटेड मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला तो उसका ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल 1000 मेगावाट बिजली जनरेट करते हैं तो आप 700 मेगावाट उसमें से रिकवरी करते हैं और 300 आपके या तो चोरी है, लाइन लॉसेस हैं या दूसरी चीज़ें हैं। तो जिस मुल्क में 30% बिजली चोरी हो जाएगी या लाइन लॉसेस हो जाएंगे या जो भी आप उसको कहें, वो सेक्टर चल कैसे सकता है? चल ही नहीं सकता। अब वो 30% क्या करते हैं कि वो आप और मैं वो बिजली का बिल देते हैं और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है और जो जो आप रिकवर नहीं कर पाते वो आपके सर्कुलर डेट में ऐड होता जाता है। तो ये आज की कहानी नहीं है, ये मैं पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ और मैं हर गवर्नमेंट में, अपनी गवर्नमेंट भी, ऑपोजिशन में भी, मैं उनको कहता रहा हूँ कि आप एनर्जी सेक्टर को सही करें। और जब तक आप इसको ओवरऑल सही नहीं करेंगे, सिर्फ IPPs के मुआहदे से मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा जब आप इसको ओवरऑल इसको सही करेंगे, तब जाके। देखिए, ये जो एक तासुर बना हुआ है, MKM की वजीर आजम से मुलाकात होती है, जमात इस्लामी का धरना है, मीडिया के ऊपर जो बहस है कि ये IPPs ही जिम्मेदार हैं अगर आज बिजली महंगी है, तो आप इस तासुर से एग्री नहीं करते? मैं इससे पार्टली एग्री करता हूँ, फुली एग्री नहीं करता। क्योंकि देखें, IPPs हमने क्यों लगाए? IPPs हमने इसलिए लगाए कि हमारे पास बिजली की, अब उनके कॉन्ट्रैक्ट सही किए नहीं किए वो एक अलग चीज है,
दैट इज अ सेपरेट इशू। इशू ये है कि आईपीपी इसलिए लगाए कि हमारे पास बिजली नहीं थी। आपको याद है 2016 में, 13 में, 15 में, 16 से लेके 18 तक सिवियर किस्म की लोड शेडिंग थी, 12-12 घंटे पाकिस्तान में, यू नो। और उसके बाद ही आईपीपीज लगाए गए, मगर सही लगाए गए, नहीं लगाए गए, क्या लगाना चाहिए था, कैसे लगाना चाहिए था, वो एक डिफरेंट डिबेट है। कॉन्ट्रैक्ट आपने सही किए, नहीं किए, वो एक डिफरेंट डिबेट है। मगर आईपीपीज लगाना को अगर आप ब्लेम करें कि जी ये लगाने नहीं चाहिए थे, उससे मैं डिसएग्री करता हूं। बिल्कुल लगाने चाहिए थे। अच्छा, लेकिन क्या ये मांडवीवाला साहब, क्या ये प्रैक्टिकल है, ये मुतालबा कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को दोबारा देखा जाए? देखें, कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो मैंने आपको बात की ना, आप उसको देखें। जो आईपीपीज को पेमेंट्स हो रही हैं, उनका जो तरीके कार डिफाइन किया गया था कि इनके टेक्निकल ऑडिट होंगे, इनके प्री ऑडिट होंगे, पोस्ट ऑडिट होंगे, उनको आप इन्फोर्स करें, उनको आप इन्फोर्स करें। उसके बगैर आईपीपीज को पेमेंट की जाती है। मैंने एक अपनी कमेटी में इन्वेस्टिगेशन की थी, 24 घंटे में 341 बिलियन रुपीस की पेमेंट हुई थी आईपीपीज को। तो मैंने उस पर पूरी एक रिपोर्ट इशू की थी कि भाई अगर इस तरीके से आप पेमेंट्स करेंगे आईपीपीज को, अच्छा, तो उनको तो फिर कोई मसला ही नहीं है। वो तो जो इनवॉइस रेज करेंगे उसको हम पे करेंगे। और जैसे कैपेसिटी पेमेंट्स की बात हो रही है, दूसरी बातें हो रही हैं, बिजली सप्लाई क्या कर रहे हैं, बिलिंग क्या कर रहे हैं। मतलब ये एक, देखें, ये एक पूरा ओवरऑल प्रॉब्लम है सेक्टर का। इसको अगर आप ओवरऑल नहीं रिजॉल्व करेंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। और ये बिजली में 2-3 शोज में कहा ये 100 रुपए की हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और मामला जिस पर मैं आपकी राय चाहता हूं वो एफबीआर का है। वजीर आजम ने कल भी काबीना में जो अपनी स्टेटमेंट दी ओपनिंग, उन्होंने कहा कि ये अगर हमने ठीक कर लिया तो बस समझें कि हमारा काम जो है वो हो जाएगा। अब वो जो चेयरमैन है वो भी रिटायरमेंट ले गए, अफसरान में बड़ा रद्दोबदल हुआ। आपके ख्याल में क्या वहां पर मामलात बेहतरी की तरफ हैं जो एफबीआर में, ये भी या जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं? ये भी मैं मसला जो है ना एनर्जी सेक्टर की तरह है। ये भी मैं कोई 10 साल से तो खुद देख रहा हूँ, 12 साल से मैं खुद देख रहा हूँ एफबीआर के रिफॉर्म्स। हर गवर्नमेंट आती है, कहती है हम एफबीआर के रिफॉर्म्स करेंगे, एफबीआर में टेक्नोलॉजी लाएंगे, ये नॉन फाइलर और फाइलर और ये जो बिल्कुल फाइल ही नहीं करते पाकिस्तान में, उसके ऊपर हम कोई लेजिस्लेशन करेंगे, उनको हम ये टैक्स के एम्बिट में लाएंगे। ये मैं 12 साल से कहानी सुन रहा हूँ, मगर कोई कुछ नहीं करता। अगर आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम कुछ करेंगे तो ये बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। मगर कौन करेगा, कैसे, क्या करेंगे, दैट इज द इशू। द इशू ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर डिजायर्स कि हमें एफबीआर को ठीक करना है। वो तो हर गवर्नमेंट की डिजायर होती थी, मगर ठीक कोई नहीं कर सका। अच्छा, लेकिन आपके ख्याल में ये जो मुआशी मामलात हैं, तरजीहात हुकूमत की जो है वो इस वक्त है, ये दावे कर रही है हुकूमत के महंगाई अब थोड़ा सिंगल डिजिट की तरफ जो है वो हमारा रेट आ रहा है। आपके ख्याल में मामलात वाकई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? देखें, वो हमारे करने से नहीं जा रहे, वो ओवरऑल इन्फ्लेशन सेटल हो रही है और दुनिया में सेटल हो रही है। और ये जो सेटल हो रही है, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये इन्फ्लेशन जो सेटल हो रही है इसको हमें किसी तरीके से सस्टेन करना चाहिए। हमें ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि इन्फ्लेशन शुड कंटिन्यू टू डिक्लाइन एंड शुड स्टे देयर। ये नहीं कि जी 1 महीना इन्फ्लेशन नीचे आई और 2 महीने के बाद फिर वहीं चली गई। तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी करनी चाहिए कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें और उसको मेंटेन करें। चैलेंज है मेंटेन करने का। वो तो इन्फ्लेशन ऑन इट्स ओन एक ग्राफ ऊपर जाता है, एक वक्त नीचे आता है, वो तो इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। मगर हमें उसमें जो इंटरवेंशन करना है गवर्नमेंट को, वो करना चाहिए टू कंट्रोल इन्फ्लेशन।
ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। सलीम मांडवी वाला साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे IPPs के मामले पर और FBR में हुकूमत जो इस वक्त जो है वो कोशिशें कर रही है। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते वापस आते हैं तो इसी इशू पे कुछ मजीद बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये जो IPPs वाला मामला है और हुकूमत की जो मुआशी तरजीहात हैं और बिजली के बिलों के हवाले से क्योंकि सबसे ज्यादा बात हो रही है, क्या हुकूमत के पास कोई तरीका है कि रिलीफ दे सके? शहबाज राना इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, एक्सप्रेस न्यूज पे शो भी अपना होस्ट करते हैं, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। सबसे पहले तो बताइए, ये जो अब एक माहौल हमने बना हुआ देखा था कि IPPs के हवाले से एक तरफ जो है वो एहतजाज भी जारी था, फिर MQM की भी मुलाकात हुई, फिर वजीर आजम ने अभी भी खुद गुफ्तगू की। क्या कोई इम्कान नजर आ रहा है कि IPPs के मामले पर हुकूमत कोई कदम उठा सकती है या किसी तरह का रिव्यू कर सकती है पॉलिसी पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वाज़ेह तौर पर वो दबाव के अंदर हैं। यही वजह है कि कल उनकी जो काबीना का इजलास हुआ उसमें उनकी जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी उसको टेलीवाइज किया गया और उनका एक पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट ने अपने पहली दफ़ा इस इशू के ऊपर प्राइम मिनिस्टर लेवल पे दिया है। मिनिस्टर्स लेवल पे बात तो हो रही है लेकिन उसकी वो बातें जो प्राइम मिनिस्टर के बात करने की होती है। ऑल्दो उन्होंने इस इशू को कहा जी कि सियासी एजेंडा है, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम काम भी कर रहे हैं, हम कुछ ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं कि जी जो गवर्नमेंट के पावर प्लांट्स हैं उसका जो कर्जा उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। वो जो पावर प्लांट्स हैं जिनके कर्जे की अदायगियाँ हो चुकी हैं उनको इक्विटी पेमेंट्स होती हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो हुकूमत एक हल तलाश करने की कोशिश कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि जो भी हुकूमत हल तलाश करेगी क्या वो इतना हल होगा बड़ा कि जिससे जो लोगों के जो बिजली के बिल्स हैं उसमें किसी तरीके से एक सिग्निफिकेंट कमी आ सके। वो असल तो आपका एंड ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि जो आपको तकरीबन 70 से 72 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत आपको पड़ेगी। अभी जो आपको नए बिल आप रिसीव हो रहे हैं, पहले ये रेट कोई 60 से 62 रुपए फी यूनिट था, अब इन्होंने कोई इसमें इजाफा किया है जो कीमत में, उसके बाद तकरीबन 70-72 रुपए का आपको एक यूनिट पड़ेगा ये। अच्छा। तो अब 2-3 चीजें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि हुकूमत बिल्कुल बंद गली में खड़ी हुई है। नंबर 1 जो हुकूमती पावर प्लांट्स है जिसका प्राइम मिनिस्टर खुद भी इंदिया दे दिया कि हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हुकूमती प्लांट्स को आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स क्यों हो रही है? आइडल कैपेसिटी पेमेंट भी 2 तरह की होती है रहमान साहब। एक वो जो डेट कैपेसिटी पेमेंट होती है जो कर्जा वापस करना, वो भी इसके अंदर शामिल होती है। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है लेकिन चीन से कर्ज लेके लगाए गए तो उनकी डेट की पेमेंट्स तो होगी और उनकी आइडल पेमेंट इसलिए नहीं होती कि वो मस्ट रन प्लांट्स होते हैं, उन्हें 100% चलना होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पावर प्लांट्स हैं जैसे LNG वाले पावर प्लांट्स हैं, ये तो हुकूमत ने बजट से लगाए हुए हैं। अच्छा। उनको कैपेसिटी पेमेंट्स क्यों हो रही है? वहां पे एक सोल्यूशन जो है वो तलाश हो सकता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे पावर प्लांट्स हैं जिनको रिटायर किया जा सकता है, चाहे वो प्राइवेट ओनरशिप में आप उनको रिटायर कर सकते हैं, देयर आर क्लॉजेस। और फिर एक ऑप्शन ये भी है कि जो आपकी इसके अंदर जो इनको इसकी जो कुछ पेमेंट्स होती हैं वो आप पिक कर लें। अच्छा। लेकिन जो उससे बड़ा सोल्यूशन, जो सबसे आसान सोल्यूशन जिससे सबसे ज्यादा रिलीफ मिलेगा वो ये है कि जो 300 यूनिट से ज्यादा के सारिफीन हैं उनसे हुकूमत एक पैसे वसूल करिए बिजली की बिलों के ओवर एंड अबव। जो आपकी कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो नेपरा ने डिटरमिन की है उससे ज्यादा तकरीबन 16 रुपए फी यूनिट सारिफ से सब्सिडी लेकर जो हाईएस्ट स्लैब का है, जो 300 यूनिट से नीचे वाली जो सब्सिडी उनको दी जा रही है सारिफ से लेकर। अच्छा। अब ये दुनिया में कहाँ का इंसाफ है कि आप एक कंज्यूमर से किसी से 12 रुपए ले रहे हैं, किसी से 10 ले रहे हैं, किसी से 16 रुपए, आप मुख्तलिफ रेट्स पे मेरे से पैसे लेके आप उनको क्यों पे कर रहे हैं? तो हुकूमत को क्रॉस सब्सिडी खत्म करे। ये जो एक बहस चली है जिसमें कुछ साबिक वज़रा भी जो है वो हैं और कोर्ट इंटरवेंशन की भी बात हो रही है, तो क्या वाकई अगर ये IPPs वाला मसला हुकूमत हल कर ले या इस मसले का कोई हल निकाल ले तो ये बिजली के बिल कम हो जाएंगे? रहमान साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना एक हमाकत होगी। अच्छा। ठीक है, ये सॉवरेन एग्रीमेंट्स हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने इसको साइन किया हुआ है, उसके ऊपर गारंटीज दी हुई हैं। हम रेकोडेक का जो केस है वो मेरा ख्याल भूल गए, हमें अपनी जो हिस्ट्री है हमारी वो बहुत तारके का जो केस है वो जो रेंटल पावर वाला है, तो ये हम उससे भी बड़ी मुश्किल जान छुड़ाई, बड़ी मुश्किल से जान छूटी थी, कुछ इनको एविडेंस मिल गया था उनकी रॉन्ग डूइंग का, तो इसलिए वो बचत होगी। रेकोडेक के केस में तो हमने $1 अरब का ऑलमोस्ट फाइन पे किया है
6 अरब डॉलर का जुर्माना लगा था, फिर एक कंपनी को शेयर होल्डर को फारिग किया, दूसरे को आपने रिटेन किया, तो ऐसी हमाकत करने का तो फॉरेंसिक ऑडिट की बातें हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स के जो फॉरेंसिक ऑडिट होने चाहिए, तो ये आपके ख्याल में ऐसे आपको पता लगाना चाहिए कि ये किस तरह से हुए? ये फॉरेंसिक ऑडिट कभी भी नहीं करेंगे, ये सब लोग अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जो सिस्टम का हिस्सा होते हैं वो सिस्टम के साथ हमेशा रहते हैं। इसके ऊपर एलिगेशन ये है कि कुछ ऐसे पावर प्लांट्स थे जो उनकी लागत थी उनको लगाने की, उसको इन्फ्लेट किया गया। फिर कुछ ऐसे उनके इश्यूज होते हैं जो उनके हीट रेट ऑडिट की भी बात करते हैं कि उनकी एफिशिएंसी लेवल है कितना उनको फ्यूल अलाउ होना चाहिए और कितना एक्चुअली दिया गया है, जो भी फ्यूल है, फर्नेस है, आपका एलएनजी है, व्हाटएवर फ्यूल, तो वो हीट रेट ऑडिट से आपको पता चल जाएगा। ये एक हल है, इससे कमी हो सकती है, लेकिन हुकूमत उस रास्ते पे चलेगी नहीं। लेकिन आप इस तासुर से एग्री करते हैं कि ये आईपीपीज का कुछ हमने कर लिया तो बिजली के बिल नीचे आ जाएंगे? देखिए, पहला स्टेप या एनर्जी पाकिस्तान में सस्ती हो जाएगी? देखिए, मैंने जैसे बोला, सबसे पहला काम ये करें कि खुदारा माफ कर दें सारिफिन को, और उनसे जो क्रॉस सब्सिडी लेके आप दूसरे सारिफ को दे रहे हैं वो खत्म करें। ये तो कल सुबह का काम है, ये एक दिन में हो सकता है ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है। हुकूमत ने जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, जो सनतकार था, उसके ऊपर 7 रुपए 84 पैसे फी यूनिट क्रॉस सब्सिडी से लेकर रेजिडेंशियल सारिफ को दे रहे थे, वो खत्म कर दिए। इसी हुकूमत ने अभी की है इन्हीं दिनों में। उनका जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी चीख रहे हैं, इनके बिजली के बिल्स नहीं बढ़े, मेरे और आपके बढ़े हैं। अच्छा। उनकी इसलिए नहीं बढ़ेगी, उनके ऊपर जो इजाफी हुकूमत ने नाजायज डाला हुआ था वो खत्म कर दिया। अच्छा। वही जो नाजायज बोझ मेरे कंधों के ऊपर वो भी खत्म कर दो। अच्छा, लास्टली मुझे बताइए, एफबीआर के जो मामला हैं, अब जो चेयरमैन है वो तो चले गए हैं, लेकिन क्या वजीर आजम ने इसका भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अगर एफबीआर ठीक कर लिया तो बस फिर हमारे मसले जो है वो हल हो जाएंगे, तो क्या वहां पर कोई हुकूमत को कुछ कामयाबी मिल रही है? जो क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर जो है वो लोगों को फारिग भी किया गया, कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी हुई, तो क्या वहां कोई बेहतरी हो रही है? देखिए, 2 चीजें प्राइम मिनिस्टर ने कही हैं, एक तो उन्होंने बोला पावर सेक्टर का, दूसरा उन्होंने एफबीआर का। अब पावर सेक्टर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की शफकत रहती है, दस्ते शफकत उनका जो है वो रहता है हमेशा। वो कहते तो हैं लेकिन वहां पे कोई एक्शन नहीं लेते। सारा जो नजला इस वक्त गिरा वो एफबीआर के ऊपर गिरा हुआ है। गिरना भी चाहिए कि वो गलत करे, अगर करप्ट है, जो भी है वो एक्शन लेना प्राइम मिनिस्टर का हक है। चेयरमैन एफबीआर जो है उन्होंने 15 अगस्त से रिटायरमेंट ली है, तो उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया गवर्नमेंट को, अपना बंदा ढूंढे और लगा ले, मैं घर जा रहा हूँ। क्या ये मसले का हल है? क्या जो पहले जो एक्शन लिए गए थे वो हल है? मेरा ख्याल अभी तक उस चीज की तरफ हुकूमत जा नहीं रही। जब तक हुकूमत मेरिट के ऊपर पोस्टिंग नहीं करेगी वहां पे एफबीआर के अंदर, और जब तक दूसरे जो इश्यूज हैं, देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर की जो बुनियादी जो उनकी स्ट्रेटजी में एक फॉल्ट है या फ्लॉ है, वो ये है कि मैकेंजी जैसे एक आप इंटरनेशनल कंसल्टेंट को लाके बिठा दें कि जी आप एफबीआर की इस्लाहात कर दें, उनकी डिजिटाइजेशन कर दें, वो मसले का हल नहीं है। हल आपका हमेशा इन हाउस होता है, उसके लिए आपको पॉलिटिकल विल चाहिए होती है। अगर टेक्नोलॉजी वहां पे चाहिए तो आप उनको बजट दें, वो टेक्नोलॉजी ले आए। तो फोकस तो है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन जिस तरीके से उन मसाइल को हल करना चाह रहे हैं वो उनका तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत के जो मौशी इस्लाहात की कोशिशें हैं और खास तौर पर ये जो बिजली का मामला है उस पर बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईरान ने हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी हैं। एक अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने इस्माइल हानिया के कत्ल के शुबे में दर्जनों मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी किया है, जिनमें सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान, फौजी हुकाम और अमले के अरकान भी शामिल हैं। दूसरी जानिब ईरानी इंटेलिजेंस के वजीर का यह भी कहना था कि हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया पर इसराइली हमले को अमरीकी रजामंदी भी हासिल थी। इससे पहले एक बरतानवी मीडिया भी ये इंकशाफ कर चुका है कि हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हानिया को इसराइली खुफिया एजेंसी ने ईरानी एजेंटों के जरिए कत्ल कराया। धमाका खेज मवाद नस्ब करने वाले एजेंट ईरान छोड़ चुके थे और ईरान के बाहर से ये रिमोट कंट्रोल के जरिए ये जो है वो धमाका किया गया। अब ईरानी एजेंट्स ने मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब किया था और ईरानी हुकाम के पास एजेंटों के कमरों में इंतहाई तेजी से आने जाने की वीडियोस भी हैं। इस्माइल हानिया की शहादत पर ईरान और हमास ने हमले का जिम्मेदार इसराइल को ठहराया, ताहम इसराइल ने इस हमले की तरदीद या तस्दीक अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो नहीं की। किसी और ग्रुप ने भी इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। गुज़िश्ता रोज इसराइली फौज के तर्जुमान का एक बयान सामने आया था जिसमें यह कहा गया था कि इस्माइल हानिया के कत्ल की रात मशरिक़ वुस्ता में कहीं भी फिजाई या मिसाइल हमला नहीं किया गया।
इसराइली फौज के मंगल की रात लेबनान में फजाई हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फवाद चक्कर जो है वो भी हलाक हुए थे। ईरान के निगरान वजीर खारजा अली बाकरी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राब्ते में वाज़ेह कर दिया है कि इसराइल से इंतकाम लेने के हक से ईरान किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया को शहीद करके ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया और इलाकाई इस्तेहकाम की खिलाफ वर्जी भी की गई। इस सूरत हाल में उनका यह कहना था कि ईरान अपने हक के दिफा से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। हमास और ईरान की जानिब से बदला लेने का ऐलान तो किया जा चुका है, लेकिन इसराइली वजीर खारजा का यह कहना है कि अगर ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह लेबनान से इसराइल पर फायरिंग का सिलसिला बंद नहीं करती और सरहद से पीछे नहीं हटती तो इसराइल उसके खिलाफ भी पूरी ताकत से कार्रवाई करेगा। इसराइल के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के बाद सऊदी अरब ने अपने शहरियों को अब लेबनान छोड़ने की भी हिदायत कर दी है। अमरीकी हुकाम ने इंकशाफ किया है कि अमरीका ने इसराइल की मदद के लिए मजीद फौजी भेजने का फैसला भी कर लिया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा, लबनान और यमन में ईरान के एजेंट्स की तरफ से इसराइल पर हमला करने की धमकियों के जवाब में वाशिंगटन मशरिक़ वस्ता में इजाफी लड़ाका तैयारे भेजने की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अहदेदारों ने यह बताया है कि वो अमरीकी रद्दअमल को दुरुस्त करने के लिए मुनासिब किस्म के जो है वो तैयारे जल्द अज जल्द भेजने की कोशिश करें ताकि तनाज़े को बढ़ाए बगैर इसराइल के दिफा के लिए उसकी मदद की जा सके। भेजे जाने वाले तैयारों की तादाद का तयन करने के साथ साथ सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन ने दीगर हुकाम के साथ जो है वो मुलाकात के बाद हतमी मंजूरी के लिए जो है वो अभी से काम शुरू कर दिया है। इससे पहले दारुल हुकूमत तेहरान में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत के बाद इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम भी जो है वो लहराया गया। इस्माइल हानिया की शहादत पर रद्दअमल देते हुए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने यह कहा था कि वो इसका बदला लेना फर्ज समझते हैं। अब ये तमाम के तमाम तर मामलात हैं, खित्ते में जो है वो जंग के बादल जो है वो अभी भी मंडला रहे हैं और ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये इसी बात पर जो है वो इसी जानिब इशारा कर रही हैं कि अगर जल्द अज जल्द जो है वो कुछ ना किया गया तो ये जो तनाज़ा है वो खित्ते के दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में ले सकता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान अमानत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।